अभी की जो सरकार है वो +2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आज जम्मू प्रेस क्लब में पहुंचे अपना मुद्दा लेके और ये भी मुस्तकिली की मांग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर सरकार ने जो है एक कमेटी का गठन किया है और ये चाहता है कि उन्हें भी उसमें ज़ुमरे में लाया जाना चाहिए और इन्हें भी रेगुलराइज जो है वो किया जाना चाहिए। तो मज़ीद मैं आपको बता दूं कि इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, ये कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जम्मू प्रेस क्लब में पहुंचे हैं और एहतजाजी मुजाहरा जो है इनका हो रहा है। मज़ीद इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा 5 मिनट के बाद उन्होंने ब्रीड आउट करके स्पीकर पे ही आंसर दिया कि हाँ इन लोगों का राइट बनता है, ये 7 साल के बाद रेगुलाइज किए जा सकते हैं। रविंद्र रैना साहब ने ये कहा कि मैं एलजी साहब से इस बारे में बात करूंगा, आपको रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों के साथ सभी ने धोखा किया, लेकिन अब हमें उमर अब्दुल्ला जी से बड़ी उम्मीद है कि वो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे और हमारे साथ हमें जस्टिस करेंगे। एक मैम देखें, हम लोग जो हैं, हमने अपना 14, 15, 10 साल का टाइम दिया है, ठीक है। अब हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, रहे प्राइवेट स्कूल, अब हम उसमें भी नहीं जा सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट आप मुझे बताइए, उर्दू की ट्यूशन कौन पढ़ेगा, हिंदी की ट्यूशन कौन पढ़ेगा, वो भी तो लेक्चरर है, कहाँ जाएंगे वो लोग। अगर आपको निकालना ही था तो आप उस समय निकाल देते, आप 1 साल के बाद निकाल देते। आपने हमें लॉलीपॉप की तरह यूज एंड थ्रो कर दिया, 10, 12 साल हमारे लगवा के हमें यूज एंड थ्रो कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 साल दिए, हमने दिए ना, अब हम अपने बच्चों को भी लाएंगे और हम सड़कों पे लेट जाएंगे। मरना तो एक बार है ही है, अब लाइफ है कितनी गई है, अब नौकरी भी हमें मिलेगी तो कितनी कर देंगे, 10 साल 5 साल तो कोई बात नहीं, वो 5 साल जो 3 साल यहाँ पे बर्बाद किए वो सड़कों पे लेके अपने बच्चों को भी लेट जाएंगे। अगर हमारा कैरियर खराब है तो बच्चों का कैरियर कहाँ से ठीक होगा, आप बताओ। डेली वेजेस कंट्रेक्चुअल या फिर ये जो है लोगों के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको भी उस जुमरे में लाया जाना चाहिए? सर लाना जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कहती कि मैं डेली वेजेस के साथ नहीं, हमें उनके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन सबसे पहले स्ट्राइक हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट की थी। आपने कभी सुना कि बेटियां भी डे एंड नाइट यहाँ पे रही हैं, सड़कों पे रही हैं, यहाँ पे कितना वो है, कचरा है, कुछ है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने 3 साल यहाँ पे अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम दिया है। हम चाहते हैं कि हमें ना छोड़ा जाए, क्योंकि इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होने वाला फिर, क्योंकि हम लोग बहुत तंग पड़ चुके हैं, हम ओवर एज हो चुके हैं। हमने अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम जो है ना वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है, हमने बच्चों का कैरियर बनाया। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ है, लेकिन आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कहते हैं अगर आप हमें निकालना ही था, अगर आप बोलते आप हमें 1 साल में अंदर निकाल देते तो हम कहीं और अप्लाई करते। हमें ये हमारे ऑर्डर्स पे लिख के दे दिया गया, आपको 3 साल के बाद रेगुलाइज कर दिया जाएगा। आप बताओ, अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब में लगाएं और आपको ये बोला जाए कि आपको गेस्टेड जॉब मिलेगी और 3 साल के बाद आपको रेगुलाइज किया जाएगा, क्या आप कहीं और अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो हमें क्यों यूज किया है लोगों ने? अगर यूज किया है तो हमें उसका फायदा दीजिए। अब हमारी नौकरी रह भी कितनी गई है, आप लोगों की यहाँ पे देखे चेहरे देखे इनके, आपको लग रहा है कि ये लोग अभी कुछ कर सकते हैं? आपने तो हमें लॉलीपॉप की तरह यूज कर लिया। मैं तो कहती हूँ जितने भी कंट्रेक्चुअल कंसोलिडेटेड हड़ाक बेस है, इनको परमानेंट करके ना दोबारा कंट्रेक्चुअल लगाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। ये लोगों को आप स्लो पॉइजन देते हो, हमारी लाइफ खराब कर दी आप लोगों ने। कम से कम हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए और हमें जस्टिस देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो हम देखेंगे क्या करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हुए हैं जो आपके साथ काम करते हैं? सर जितने हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो आप काम क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमें डिसएंगेज ही कर दिया टोटली। जो हमें थोड़ा बहुत अमाउंट मिलता था, आप कह रहे हो डेली बेसिस, वो फिर भी जॉब तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट एसपीओ जॉब तो कर रहे हैं ना। इन्होंने हमें टोटली खत्म कर दिया है। क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर एनआरएचएम वाले अगर स्ट्राइक करें ना, ठीक है, तो उनको वो निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर आंख का ऑपरेशन होना है तो आंख का डॉक्टर ही करेगा। अगर आपके हार्ट का ऑपरेशन होना है तो हार्ट का डॉक्टर ही करेगा ना। जहाँ पे नर्स चाहिए वो नर्स ही चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ एक टीचर की, एक लेक्चरर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनको पता है वहाँ पे आजकल तो चपरासी भी एमए पास लगाते हैं ना, तो ये कहते हैं चलो चपरासी से काम चला लेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा। इनजस्टिस आप गरीब बच्चों के साथ मत करिए, जिनको जिस लेक्चर की जरूरत है उसको दीजिए। इतनी पोस्टें आपके पास वैकेंट पड़ी हुई है, आप लोगों ने हम लोगों को डिसएंगेज कर दिया है। सबसे पहले हमें इंगेज करें और हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम जो आप भी कर रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट आउट केस बचा है, हमें उसमें इन्वॉल्व करें। रजनी जी, मांगे वो पुरानी है या आज कुछ नया? सर मांगे वही पुरानी है, मांगे वही पुरानी ही रहेंगी, क्योंकि अभी एलजी साहब ने एक परमिशन ग्रांट की है कि जितने भी कंसोलिडेटेड कंट्रैक्चुअल हड़ाक बेस्ड सीजनल वर्कर हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्राइक की थी। हम लोग बड़े
जो है यहाँ पे बदतर हालात हम लोग यहाँ पे रहे। आप सब मीडिया जानते हो, हमें दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा केस जो लेफ्ट आउट रह गया है, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे सीएम साहब से और हमारे जो एलजी साहब है उनसे हैंड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए, कुछ ना कुछ हमारे लिए भी किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा प्रीशियस टाइम जो है वो बच्चों को दिया हुआ है। हमने बच्चों का कैरियर बनाया। आज आपके पास जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अरे फार फ्लंग एरिया में आपके परमानेंट लेक्चर जाके राजी नहीं थे। हम लोगों ने छोटे से अमाउंट पे जाके वहाँ पे पढ़ाया। हमने गुनाह किया? हम मिलिटेंट तो नहीं है। पहले भी कई सालों तक टेंट लगाकर आप यहाँ पर बैठे, क्या मिला आपको यहाँ? सर इसी उम्मीद से बैठे थे कि आज हमारे पहले तो बीजेपी की सरकार आई, चलो हमें इंसाफ मिलेगा, बट हमें इंसाफ तो मिला नहीं। हम इसी उम्मीद से बैठे यहाँ पे हमारे पास हमारे जो एक्सेस स्पीकर साहब भी रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब भी रहे हैं, कविंद्र गुप्ता जी, वो यहाँ पे आए, बेटा आप स्ट्राइक तोड़ दो। हमारी एक मैडम थी जिन्होंने अनशन किया 21 दिन तक, उनको जूस पिला के उनका अनशन तुड़वा दिया। हमारे पास यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर भी आए, यहाँ पे हमारे पास अभी के सिटिंग जो MP हैं युगल किशोर जी, वो भी आए। उन्होंने कहा आपका काम होगा। रविंद्र रैना जी, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई उनके ऑफिस में जाके। उन्होंने अभी के जो LGM मनोज सिन्हा जी, उनके प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी को कॉल करके ये पूछा क्या 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स का राइट बनता है 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन का? तो उन्होंने थोड़ा सा रीड आउट करके उनको आंसर दिया। स्पीकर पे था फोन एंड आई वाज प्रेजेंट देयर, और उन्होंने ये कहा कि इनका राइट बनता है 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन का। एंड दैट आफ्टर दैट उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है हम LG साहब से बात करेंगे। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था LG साहब को कि इनकी रेगुलाइजेशन का केस बनता है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। जब एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब एक सरकार सिट होती है चेयर पे, बैठी होती है, चेयर उनके पास होती है, तब वो लोगों का काम नहीं करती। लेकिन जब वही सरकार नीचे उतर जाती है तो वो उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट करती है कि इनको रेगुलाइज किया जाए। हाउ इज इट पॉसिबल यार? ये सब हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? मुझे ये समझ नहीं आती, ऐसा क्यों है? जो सरकार होती है उस समय काम नहीं करती है, लेकिन जब वो चेयर से उतर जाती है तो फिर उन लोगों के साथ आके खड़ी हो जाती है। बड़ी शर्म की बात है। आप किसी के पास गए अपना मुद्दा लेकर? जी हाँ, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मैडम, तो उनसे हम मिले हुए हैं स्क्रीन जी से। उन्होंने कहा ठीक है आपका जो मसला है उस पर हम बात करेंगे उमर जी के साथ। और हमारी उमर अब्दुल्ला साहब जब 2014 के पहले उनकी सरकार थी तब भी हमारी उनके साथ अपॉइंटमेंट हुई थी। उन्होंने केस को रीड आउट किया था। उन्होंने बोला था कि आई विल पुट योर फाइल इन द कैबिनेट, बट आप उनके पास ताराचंद जी से उस समय एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी CM, आप उनसे जाके एक बार मिलिए, उनसे साइन करवा लीजिए। तो केंद्र सरकार का एक स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की बेटियां तो यहाँ पे जो 3 साल बैठी रही, पहले उनका वो स्लोगन ना उनके ऊपर सच करके दिखा दीजिए। अगर उनके ऊपर ये स्लोगन सच हो जाएगा ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो ये बेटी सामने आपके बैठी है ना MA BEd करके, ठीक है, तो ये स्लोगन मुझे लगता है दीवारों पे लिखने के काम आएंगे। ये स्लोगन जो है ना आप मीडिया वालों के सामने बोलने के लिए काम आएंगे, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होते लोगों के ऊपर। ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं बेटियों के ऊपर। ये अगर बेटी पढ़ा रहे हो ना तो बेटी को बचाना है ना, बेटी के ऊपर स्लोगन बनाया ना तो उनको इम्प्लीमेंट करना सीखो। और सरकार जितनी भी, मैं किसी एक इंडिविजुअल सरकार को नहीं बोल रही, मैं सभी सरकारों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको वोट लोग देते हैं ना, तो जब लोग प्रोटेस्ट करते, पहले पिछले जो एक कुत्ता भी होता है ना, जो वो भी बेचारा किसी के घर के सामने 1 महीना भौंकता रहेगा ना, तो लोग उसको आके पूछेंगे यार क्या बात है, क्या हो गया इस कुत्ते को, बेचारा मर तो नहीं रहा? हम तो यहाँ पे 3 साल बैठे रहे, हम आपके वोटर्स थे, आपकी बेटियां थी, आपने पूछा ही नहीं हमें। देखिए बजट सेशन चला, उस पे फ्री बिजली, डबल राशन वगैरह बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया, लेकिन एजुकेटेड यूथ के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है जनरल लाइन टीचर्स के लिए पोस्टें जो है वो फ्रेम नहीं की जा रही है। तो पिछले कई साल से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो एजुकेटेड यूथ जो है आखिर जाएंगे? सर मैं एक चीज आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने 45,000 स्कूल तो बंद कर दिए हैं। आप देखिए ना, जो स्कूल्स हैं उनकी हालत देखिए जाके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। मैं कहना चाहती हूँ स्कूल सरकारों से कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दीजिए और आप एक ऑर्डर फ्रेम करिए कि DC का बच्चा भी जो है वो उसी स्कूल में पढ़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। आपने इतने हाईली वेल क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पे लगा के रखे हैं, किस लिए लगा के रखे हैं? अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अगर वहाँ पे स्कूल्स अच्छे होंगे, तो अगर ऑर्डर होगा कि सभी ने वहाँ पे स्कूल में बच्चों को डालना है, तो मुझे लगता है कि पोस्टें और क्रिएट हो जाएंगी। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो टीचर्स की पोस्टें कहाँ से आएंगी? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करती है, बच्चों के एडमिशन वहाँ पे होते हैं, तो मुझे लगता है और पोस्टें जनरेट होंगी और टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, और एजुकेशन यूथ जो है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उनको नौकरी मिलेगी। मैं कहती हूँ नौकरी के बारे में सोचिए। ठीक है, रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, IIM कॉलेज बन रहा है, आप मुझे बताइए हम वेल क्वालिफाइड यूथ, हमारा बच्चे जो हैं, हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं उनको? क्या हम उन कॉलेजेस में उनका यूज कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए? हमारे पास इतना अमाउंट है कि हम उन कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या हम इस रोड का फायदा उठा पाएंगे? आज एक
जितना भी यूथ है वो सारा जो है वो नशे में जा रहा है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। आप पहले जॉब क्रिएट करिए ना, आप जॉब प्रोवाइड करिए। हर एक पढ़े लिखे यूथ की इनकम कम से कम 15,000 तो होनी चाहिए ना। आज हमारे लोग कितने सारे हैं, लेकिन उनके पास इतना फेयर नहीं है कि यहाँ पे आके अपनी आवाज़ उठा सके। बड़ी शर्म की बात है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें बाद में बिल्ड करिए, पहले यूथ के बारे में सोचिए जिनको नौकरियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को सुना, ये कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और मज़ीद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।